नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और नए इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक और नए गेस्ट जुड़ चुके हैं, कुशल अग्रवाल, जिनका एक एनजीओ है मंकी स्पोर्ट्स करके। तो इनका स्टोरी भी जो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इनकी जर्नी रही है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया है। तो कुशल सर, आपका वेलकम है यहाँ पे। अपने बारे में कुछ बताइए पहले। हेलो अंकित जी, मेरा नाम कुशल है और मैं मंकी स्पोर्ट्स का डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। मंकी स्पोर्ट्स एक सामाजिक संस्था है जो बच्चों के साथ काम करती है और खेल के द्वारा बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। तो मैं पटना का ही निवासी हूँ और अपनी 10th तक की पढ़ाई मैंने पटना के सिटी के एक स्कूल से की है। उसके बाद मैंने बैंगलोर में जाके अपनी इंजीनियरिंग की और उस इंजीनियरिंग के बाद मैंने एक IT कंपनी के लिए 6 साल काम भी किया। अपने काम करने के दौरान मैंने ये देखा, जो मेरे साथ एम्प्लॉयज़ काम करते थे, मैंने देखा कि कुछ लोग ज़्यादा सक्सेस कर पाए और कुछ लोग उतना सक्सेस नहीं कर पाए। तो लेकिन जो लोग सक्सेस करते थे, मैंने उनमें बहुत सारी कॉमन चीज़ नोटिस की। उसमें से एक कॉमन टॉपिक ये था कि ये लोग जो थे अपने कॉलेज या स्कूल के दौरान को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करते थे। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड ही था, वो अभी अपने कॉलेज में फुटबॉल का कैप्टन था। तो मुझे ये बात समझ में आया कि जो खेल से आप बहुत कुछ सीखते हैं, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, जो आपको जब आप रियल लाइफ में जाते हैं अपने कॉलेज स्कूल कंप्लीट करने के बाद, तो ये चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सिर्फ जो आप एकेडमिक्स के लिए जो अपने क्लास में पढ़ते हैं, वो उसका महत्व सिर्फ आप देखेंगे तो 10 से 20% तक ही रहता है। तो इसी कारण इसी सोच के साथ कि मैं जानता था कि क्योंकि मैं पटना से ही पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे बच्चों पे एकेडमिक का कितना प्रेशर होता है कि सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और ये जो करिकुलर हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है और डांस है, जो इस चीज़ों का भी महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी मकसद के साथ मैंने अपने जो जॉब था उसको क्विट करके मंकी स्पोर्ट्स को चालू किया है। तो अगर आप चाहते तो मंकी स्पोर्ट्स को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन आपने उसको ना करते हुए आपने एक एनजीओ या सोशल एंटरप्राइज जो भी है उस सेक्टर में आप गए। ऐसा क्यों किया? आपका इसके पीछे क्या रीज़न था? कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर रही होगी, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अंकित जी। मंकी स्पोर्ट्स सोशल एंटरप्राइज की तरह मैंने इसकी स्थापना इसलिए की है क्योंकि हम अपने काम के थ्रू एक सामाजिक बदलाव करना चाह रहे हैं। सामाजिक बदलाव, क्योंकि आज के टाइम में आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, हम दुनिया में रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है। उसी प्रकार एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है कि कुछ बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो अभी पढ़ाई हो रही है, तो वो पटना, खासकर बिहार और झारखंड में, जहाँ पे एकेडमिक पे बहुत ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर है, तो हम अपने काम से एक सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण हमने सोचा कि क्योंकि ये एक बच्चों के साथ एजुकेशन फील्ड में काम है, तो एक बहुत ही सामाजिक काम है। और इसी कारणवश हमने मंकी स्पोर्ट्स को एक सोशल एंटरप्राइज के तौर पे इसको इस्टेब्लिश किया है। तो आपका जो सोशल एंटरप्राइज है मंकी स्पोर्ट्स, इसका जो नाम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो नाम है, इसका आइडिया कहाँ से आया, किसने दिया, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपने भी बच्चों में कभी स्पोर्ट्स खेला होगा, सभी बच्चे खेलते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम अपनी जीत की जो लालसा होती है उसमें हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लड़ाई करने पे आ जाते हैं, चीटिंग करने लगते हैं। इसी कारण हमारा जो काम है, हम चाहते हैं एक सामाजिक बदलाव आए, तो अगर हम खेल जैसा है उसी तरह हम बच्चों को खिलाएं, तो ये जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होती। तो हम इसी कारण मैंने इसको एक मंकी नाम दिया, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से वो जो स्पोर्ट्स का एक जो नेगेटिव साइड है, जो जब लोग बेईमानी करते हैं या जो लोग ज़्यादा कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, तो हम उसको अपने प्रोग्राम में कम करते हैं। और जो
खेल का जो हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो मज़े मज़े में सीखें, और इसी कारण हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम बच्चों को जो पॉइंट्स देते हैं तो हम उनको टीम वर्क पे, कम्युनिकेशन पे, दूसरों को वो कितना इन्वॉल्व करते हैं गेम में, उन बेसिस पे देते हैं, रादर देन जो एक स्पोर्ट्स जो कॉम्पिटिटिवनेस की आप बात करते हैं। तो इसी कारण ये एक मंकी स्पोर्ट्स नाम है कि बच्चे जो हैं कि मज़े मज़े में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मंकी स्पोर्ट्स जो है वो लाइफ स्किल्स पे काम करता है, बच्चों के लाइफ स्किल्स को बढ़ाता है, तो कौन कौन से लाइफ स्किल्स बढ़ाता है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करिएगा। एक चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग, कि हमारे स्कूल्स में हम बच्चों को पढ़ना तो सिखाते हैं लेकिन खुद के लिए सोचना नहीं सिखाते हैं, कि आप बस कहते हैं कि आप बुक से पढ़िए और आपको रिवार्ड कैसे मिलता है कि आप कितने अच्छे से जो बुक में पढ़ रहे हैं उसी चीज को आप रिपीट कर सकते हैं वो अपने आंसर शीट में। तो अब 95% 90% ला रहे हैं, बच्चों को इन्हीं चीज पे रिवार्ड मिल रहा है, तो बच्चों को लगता है अच्छा है, क्यों मैं खुद से सोचूं कि सही क्या है गलत क्या है, तो बस बुक को रिपीट करना। लेकिन आप जब रियल में लाइफ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कभी भी काम नहीं करता है, कि खुद की सोच होनी चाहिए लोगों की। आप देखते होंगे कि आज के जिस जमाने में हम जी रहे हैं, इंटरनेट के जमाने में इंफॉर्मेशन हमारी तरफ हर तरफ से आ रहा है, तो ये हमें नॉलेज अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखा रहा है, लेकिन इसमें से हम क्या लें और क्या नहीं लें, ये हमें क्या सिखाता है क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम किस इंफॉर्मेशन को सोच सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हम सिखाते हैं बच्चों को खेल के माध्यम से, क्रिटिकल स्किल्स, ये जो हमने आइडेंटिफाई किया है। दूसरा स्किल जो है वो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नई नई तरीके से आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा है कि आप बहुत सारी कंपनियों के बीच में रिसर्च किया गया, ये पाया गया कि आप अपने एम्प्लॉयज में किस तरह के स्किल्स को ढूंढते हैं। तो उन्होंने बोला कि नई तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत और रिसोर्सेज की बहुत कमी है, तो कोई एम्प्लॉय बिल्कुल नई तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, बिल्कुल कम रिसोर्स है इसमें, तो वो भी उसको सक्सेस बनाने में बहुत मदद कर सकता है। और ये जो हम स्कूल में आप देखेंगे, आप भी पटना से पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे इन चीज़ों की हम कभी बात नहीं करते हैं कि कुछ नई तरीके से आप एक ही प्रॉब्लम को आप 100 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये आज के डेट में जब हमारे पास सिर्फ आप जब काम करते हैं नहीं, जब आप देख रहे हैं कि आपके शहर में पानी का प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, तो पूरे दुनिया में आज के डेट में उन्हीं लोग को आगे बढ़ रहे हैं वो जो बिल्कुल नई तरीके से जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है जो हमने आइडेंटिफाई किया है। साथ में एक जो बहुत कॉमन लाइफ स्किल है जो हमको लगता है कि जिस पे ध्यान देना चाहिए और जिसको सबको पता भी होता है लेकिन जो हम नहीं करते हैं वो है कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन में जब आप पटना में भी देखे होंगे, आप जब स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं पे भी, तो अब क्योंकि हम वो इंटरेक्शन नहीं होता है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं और उनको वो मतलब कि डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनका जो कम्युनिकेशन है रादर सिर्फ बोलने का नहीं, सुनने का भी जो कम्युनिकेशन है उतना डेवलप नहीं हो पाता है। तो हम बच्चों के खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि आप अपनी बातों को बोलें, अपनी बातों को बोलना बहुत ज़रूरी है, उससे आप बहुत कुछ जानेंगे भी, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपको कुछ सामने से भी कुछ बोलेगा तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ये तीसरा लाइफ स्किल है जिसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये 3-4 लाइफ स्किल्स जो जनरल है जो हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद हमको लगता है कि सिर्फ हम बच्चों से भी जाने कि वो क्या सीखना चाहते हैं। तो हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई स्कूल हो, कोई NGO हो, तो हम वहाँ पे जाते हैं, हम बच्चों के साथ बैठते हैं और समझते हैं कि उनकी क्या ज़रूरत है, वो क्या सीखना चाहते हैं, और उसके अनुसार भी हम कुछ वो स्किल्स को लेते हैं और अपने स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों को वो सिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी जो मंकी स्पोर्ट्स है वो 2.5-3 साल से आप इस पे काम कर रहे हो, तो व्हाट वाज योर इनिशियल स्ट्रगल्स, क्या क्या स्टार्टिंग में दिक्कत आई, क्योंकि इनिशियली काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो आपके लिए इसको स्टार्ट करना कितना स्ट्रगल रहा उसमें? तो कि फर्स्ट 6 महीने में दिक्कत ये आई कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि ये तब तक तो सिर्फ एक आइडिया था, और एक आइडिया को मैं जाता था बहुत सारे स्कूल्स के साथ मिलता था, प्राइवेट स्कूल के साथ मिलता था, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था कि गवर्नमेंट स्कूल के साथ आप काम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स के साथ, करीबन 30-40 स्कूल के साथ मैं पटना में जाके मिला, मैंने ये आइडिया अपना शेयर किया, लेकिन मुझे पता चला कि किसी को भी
ये काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका खुद का स्कूल का इतना बिजी शेड्यूल होता है, या क्योंकि वो आप जानते होंगे कि इतना ज़्यादा एकेडमिक्स पे ही फोकस है कि किसी भी नए आइडिया को वो एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ शुरुआत करता हूँ। और फिर मैं सेम आइडिया लेके यहाँ पे पटना में ही डिफरेंट NGOs के पास जाके मैं मिला। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे NGOs हैं और जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं और जो एक्चुअली में बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो मैं उनके बहुत सारे NGO के साथ मैं यहाँ विजिट किया और मैंने उनको अपना आइडिया शेयर किया। और वो वहाँ पे मुझे अपना ब्रेक मिला कि एक रेनबो होम्स नाम का एक यहाँ पे NGO है पटना में, जो सबसे मार्जिनलाइज चिल्ड्रन, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जो उनके साथ काम करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। उन्होंने मुझे अपना पहला ब्रेक दिया जहाँ पे मैं अपना लाइफ स्किल बेस्ड जो प्रोग्राम है वहाँ पे चालू कर सकूँ। तो वहाँ से मुझे शुरुआत मिली। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में भी हमें फाइनली ब्रेक मिला, जहाँ हमने अपना प्रोग्राम पिछले 1.5 साल से हम कर रहे हैं। तो हम अपने बात को सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे जब हम दिखाने लगे तो बहुत सारे लोग फिर हमें कांटेक्ट करने लगे कि जिन्हें ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग जिनको लगा कि ये प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह धीरे धीरे हमें पिछले 2 साल में हम 5-6 प्रोजेक्ट तक अपने को पहुंचा पाए हैं। तो इस स्ट्रगल्स में मैं कहूँगा कि एक आइडिया का एक्सेप्टेबिलिटी, कि एक आइडिया को एक्सेप्ट करने वाला जो एक्सेप्टेबिलिटी, अभी भी हम कहेंगे कि हम उस फेज में नहीं पहुँचे कि एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड जगह पे है, बहुत इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी। क्योंकि मेरे को नहीं लगता, हर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो चलता ही रहता है, लेकिन जो आइडिया का एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी अभी पूरी तरह से हमारे आइडिया का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुआ है। और हम वो कोशिश कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे उनका गोल्स कुछ और है, जो हमारे गोल्स से जो नहीं मिलता है, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक जगह पहुंच सकें, ताकि हम वहाँ पहुँच के भी हम जो करना चाहते हैं वो भी कर सकें और उनके गोल्स के हिसाब से भी हम काम कर सकें। तो ये स्ट्रगल तो ऑनगोइंग है, लेकिन कोई भी नए आइडिया को, मेरे को लगता है कोई भी जब एक नया आइडिया या प्रोग्राम आता है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है वही सबसे मुश्किल होती है। लेकिन आप एक बार उसको ब्रेक कर लें, उसको आप एक बार उसका आंसर आपको मिल जाए उस स्ट्रगल का, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोर्स में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर अभी आप 18 या 20 साल के होते हैं तो सबसे पहले आप क्या सीखने के लिए जाते हैं? सबसे पहले मैं क्या सीखने के लिए जाता, मैं कहूँगा कि जैसे कि मैंने अपने आप को बहुत वेट किया जो मैं करना चाहता था वो करने के लिए। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की, उसके बाद जब और 5 साल मैंने जॉब भी किया। उसके बाद जब मैं 28-30 साल का हो गया तब मैं जाके मैं कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई यूथ है तो आपका जो एज है, जो 21 से 27-28 साल का जो उम्र है, ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आप मतलब कि अपने आप को अब जो करना चाहते हैं अपने आप को ट्राई करना चाहिए। फेल होइए, एक बार आप ये ट्राई कीजिए, वो ट्राई कीजिए, डिफरेंट कंपनी ट्राई कीजिए, आपके दिमाग में जो है सब कुछ ट्राई कीजिए, क्योंकि आप 25-26 साल 4-5 साल में इतना कुछ ट्राई कर चुके होंगे, इतने बार आप फेल हो चुके होंगे कि आपकी उसके बाद आप सक्सेस ही पाएंगे, क्योंकि आपको फेलियर झेलने की आदत हो जाएगी। क्योंकि आप कोई भी आप ये कहानी तो ये आप देखेंगे, कोई भी सक्सेसफुल आदमी फेलियर के बिना बना ही नहीं है। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें परफेक्ट बोलता है कि परफेक्ट बनो, फेल होने से हमें बचाता है। तो क्या होता है कि हम अपने आप उसके डरे हुए होते हैं। मैंने देखा है कि अपने डरे होते हैं, हम कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहते। एक सिंगल एक रास्ता है, उसी रास्ते पे चलते हैं कि वही रास्ता हमें कहीं ले जाए। तो जब हम ये जो इंपॉर्टेंट एज है 25-26 साल में, जब हम एक ही रास्ते में चलते रहते हैं, अपने आप को नई चीज ट्राई करने का मौका ही नहीं देते हैं, तो फिर हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। जब हम मतलब कि आपकी उम्र हो जाती है कि आप शादी करें, आप एक फैमिली बनाएं, तो अब फिर अपने आप को रिस्क लेना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि मेरे को लगता है कि मैंने बहुत लेट से ये डिसाइड किया, ये रिस्क जो चीज़ होते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो बच्चे जो कॉलेज में ही हैं, कॉलेज स्कूल पास होते ही जैसे ही वो कॉलेज में आते हैं 18-19 साल की उम्र से, जो भी उनके दिमाग में आइडिया है, जितना भी उनके पास रिसोर्सेज, अकेले अपने दोस्तों की मदद करके कुछ भी नया चीज़ ट्राई करते रहें और बार बार फेल होते रहें। लेकिन वो जो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा उस चीज़ से, वो इतना कुछ सीखेंगे कि वो 25-26 साल होते थे वो उस चीज़ में होंगे जो चीज़ उनको पसंद होगी और जिस चीज़ में वो ऑफ कोर्स 100% आगे बढ़ सकता है।
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या क्लास 10th और 12th का मार्क्स जो है एक ग्रेट सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी होता है? अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मैंने ये क्वेश्चन मुझे किसी मतलब कि ये आज तक मुझसे किसी ने मुझे मेरे से 10th और 12th का मार्क्स शीट नहीं पूछा जब मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया या जब मैं अपना इंटरप्राइज चालू किया। लेकिन मैं ये बोल के ये बच्चों को ये कभी ये रास्ते में ले जाना नहीं चाहूँगा कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दें। पढ़ाई का महत्व होता है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपको वैसा आप लोगों से जुड़ पाएंगे, वैसा आपका नेटवर्क बनेगा। तो मार्क्स का ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो उसका बेनिफिट तो है ही आपको क्योंकि आपका 12th का मार्क्स 10th का मार्क्स हो सकता है डिसाइड करें 12th का कहाँ आपको एडमिशन मिले। और जैसे कॉलेज में जाएंगे, जैसे आपके लोग मिलते जैसे आपको संगति मिलेगी, उसके हिसाब से आपका सक्सेस लेवल भी डिटरमाइन हो सकता है। तो इसका महत्व भी अपनी जगह बहुत है। आज के टाइम में पेरेंट्स की एंड से भी काफ़ी सारा रोक टोक होता है, ये मत करो वो मत करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे नंबर लाओ, पास करो, टॉप करो स्कूल में। लेकिन आपके हिसाब से क्या वो मैसेज होना चाहिए पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों पे वो चीज़ ध्यान दें और गाइड करें उनको, क्योंकि वही चीज़ उनको कल होकर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएगी? तो वो क्या मैसेज आपके एंड से होना चाहिए? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो आप पेरेंट्स का पूछने की बहुत रोक टोक होता है, ये हम सब देख रहे हैं। मैं एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स की पढ़ाई यूएस से की है और मैंने देखा है वहाँ पे जो डिफरेंस कि क्योंकि जो जिस क्लास में मैं पढ़ता था वहाँ पे अमेरिका के बच्चे भी थे, वहाँ पे चाइनीज़ बच्चे भी थे, चाइना के से आए हुए थे बच्चे, और मैं भी था, एक इंडियन भी था। तो मैंने देखा कि क्योंकि मैंने अपनी जॉब 27-28 साल में छोड़ी, उसके बाद मैं वहाँ पे मास्टर्स पढ़ाई करने गया। तो मैं 28 साल का था और जो मेरे साथ जो क्लास में पढ़ते थे उनकी उम्र वो 22 साल से 23 साल 24 साल ऐसी थी। लेकिन मैंने देखा उनका जो जितना उनका रिस्पॉन्स जो अमेरिका के बच्चे हैं वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी चीज़ों को लेके कि वो उनका लाइफ 0 से 100% वो खुद से डिसाइड करते हैं। क्योंकि 18-19 साल में वो अलग रहने लगते हैं, 18-19 साल में वो पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं। जॉब करना 18 साल के बाद हर बच्चा वहाँ पे 18-19 साल से जॉब करने लगता है, जिसके कारण वो बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। मैंने देखा कि वहाँ पे क्योंकि चाइना बहुत डेवलप हो गया, तो जो बच्चे वहाँ पे आते थे तो वो बहुत मतलब वेल टू डू फैमिली से आते थे, तो उनके पास पैसा होता था। हम वो देखते थे कि वो कितने इजीली वो पैसा स्पेंड करते थे अपना। उनके पास पैसा था तो वो $500-500 वो एक ई स्पोर्ट्स गेम में कुछ खरीदने के लिए, कोई गेम खेलने के लिए स्पेंड करते थे। लेकिन आप वो कभी नहीं देखेंगे कि जो वहाँ के अमेरिका के स्टूडेंट्स वो करते हैं, क्योंकि वो पैसा वो खुद का था, उनके पेरेंट्स का नहीं था। तो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात है, मुझे लगता है कि वो हमारे ईस्टर्न जो कंट्रीज है ना, जो चाइना, इंडिया, यहाँ पे पेरेंट्स और जो बच्चों का जो रिलेशन है उसमें कुछ बहुत बेनिफिट भी है लेकिन कुछ नुकसान भी है, जिसमें क्योंकि हम जो हमारे पेरेंट्स हैं हमें बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोल पैम्पर करते हैं, कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके कारण जो हमेशा एक पॉजिटिव साइड में नहीं जाता है, कि उस प्यार के कारण बहुत सारा इसी कारण वो रोक टोक करते हैं क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। तो इसके कारण वो हमारे जो करियर है हमारे लाइफ में भी थोड़ा वो इंटरफेयर करते हैं, जो कि आप देखेंगे कि अमेरिका में वो नहीं होता है क्योंकि वो खुद से कमाते हैं, तो लाइफ चॉइसेस खुद से भी करते हैं। तो दोनों यहाँ पे दोनों पहलू है। तो एक एडवांटेज हमें मिलता है इंडियंस को कि हम अपने पेरेंट्स से पैसा मतलब कि अपने कॉलेज खत्म होने तक ले सकते हैं 22-23 साल तक। तो उसके साथ एक नेगेटिव साइड भी आता है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और तो इसका नेगेटिव साइड यही है। तो मैं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जो 18 साल में इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि आप एडल्ट बन गए, एक बच्चा वो बच्चा नहीं रहा, तो मैं कहूँगा कि जो बच्चे हैं इंडिया में कि 18-19 साल से कुछ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, कि थोड़ा पैसा कमाएं, पार्ट टाइम जॉब करें, जिससे वो बहुत कुछ लाइफ स्किल्स सीखेंगे, जो स्किल्स सीखेंगे वो उनको बहुत मदद करेगा। और साथ में पेरेंट्स भी उस चीज़ को देखेंगे तो शायद उनको वो समझ पाए कि ये बच्चा नहीं, ये खुद का डिसीजन ले सकता है। तो शायद वो जो रोक टोक जो आप बात कर रहे हैं वो जो हमारे लाइफ में सबके जीवन में है, वो शायद वो उस चीज़ को देख पाए। उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ये बात समझाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि वो आप बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए हैं, वो अपना खुद का डिसीजन खुद से ले सकते हैं, और वो दिखाने के लिए एक इंडिपेंडेंस आना बहुत ज़रूरी है। खुद से बच्चों को निकल के थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कुछ भी करके अपने कॉलेज को सपोर्ट करें, ताकि वो तभी पेरेंट्स को दिखेगा वो, ताकि तब आप अपने लाइफ के डिसीजंस और ज़्यादा खुद से ले सकेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो काफ़ी सारी बातें हमने इस वीडियो में की अभी तक और काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे तो मिला है पर्सनली, और जो व्यूअर्स उनको भी मिल रहा होगा।
मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा वो फेज़ था, सबसे बेस्ट फेज़ और सबसे वर्स्ट फेज़, जो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला और आपने वहाँ से सीख के आगे बढ़ लिया कि यार ये जो इंसिडेंट हुआ बहुत कुछ मेरे को सिखा दिया? ऐसा कौन सा इंसिडेंट था आपकी लाइफ में? वैसे मैं कहूँगा कि जब मैं ग्रो अप कर रहा था इन माय चाइल्डहुड, मैं कहूँगा मैं बहुत एक शाई बच्चा था कि मैं हमेशा क्लास में शांत बैठा हुआ रहता था। तो मुझे कुछ स्कूल पसंद भी नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था मैं वहाँ कुछ ज़्यादा सीख रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए कुछ, मैं जब अपने चाइल्डहुड को याद करता हूँ तो मेरे को नहीं लगता है कि गुड मेमोरीज मेरी हैं। इट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड, कि जब मैं फुटबॉल ग्राउंड पे या जब मैं क्रिकेट खेलता था तो आई हैड गुड मेमोरीज कि मैं अच्छा टाइम वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बिताता था। वहाँ पे मेरा स्किल्स भी था कि मैं अच्छा खेलता था, तो मुझे लोग पसंद करते थे। तो जो स्कूल का टाइम था वो मेरे लिए कोई ख़ास नहीं था। तो एक बैड फेज था कह सकते हैं आप। और एक अच्छा फेज मेरे को लगता है जब मैं जॉब करने लग गया। तो मेरे को लगता है कि जब मैं जॉब चालू करने गया तो मैं आई वॉज नॉट कि मैं बहुत टॉप का स्टूडेंट था, कभी भी मैं वो रहा नहीं। लेकिन जब मैं जॉब करने लग गया तो तब मैं बिल्कुल टॉप 1% या 2% एम्प्लॉयज़ में आया। और ये सब हो सकता है कि मैं जो ये सब स्ट्रगल्स के कारण ये आया, क्यों नहीं आया, लेकिन उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ये सब आता है कि जब जिसके साथ आप काम करते हैं। और ये बहुत कहते हैं कि कभी ये एक बहुत बड़ा अच्छा कोटेशन है कि ये डिटरमाइन नहीं करता कि आप क्या जॉब करते हैं, लेकिन आप किसके साथ काम करते हैं आपके फर्स्ट सेकंड जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं बहुत लकी था कि मेरी मैनेजर थी जो बहुत ही सपोर्टिव थी। उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया, मेरे को सपोर्ट किया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, ताकि जिसकी वजह से मैं ये डिसीजन लेके और कुछ नई चीज़ों को ट्राई कर सका। तो ये दो पहलू मैं कहना चाहूँगा कि क्या मेरे लिए जो कुछ खराब रहा और कुछ अच्छा रहा। आपके लाइफ में भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ऐसी जगह पे आई होगी कि यार ये गलत हो गया, तो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, ऐसा हो गया। तो किस तरीके से आपने उस नेगेटिव फेज़ को हैंडल किया? क्योंकि आज के टाइम में बच्चों के अंदर नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा जल्दी से इफेक्ट कर जाती है। कुछ भी बुरा होता है तो वो दिन भर उसी को लेके और बाकी कामों को भी ख़राब करते रहते हैं। तो किस तरीके से आपने अपने लाइफ में नेगेटिविटी को हैंडल किया? जी अंकित जी, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो नेगेटिविटी की बात करते हैं तो ये हमारे जीवन में हमेशा आता है। आप चाहे एग्ज़ाम दें, चाहे अपनी खुद की कंपनी चलाएं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आप हर चीज़ नहीं सोच सकते। तो हर चीज़ जो आप नहीं जानते हैं क्या होगा, उसके बारे में आपको बहुत बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग आएगी। तो मुझे भी आता है ये नेगेटिव थिंकिंग। तो मेरे लिए इसको हैंडल करने का तरीका है कि आई गो टू माई गुड प्लेस, कि जहाँ मैं चीज़ों को, जहाँ मैं और मेरे अंदर ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है, जहाँ मैं हमेशा जहाँ पॉजिटिव फील कर सकूँ। जैसे कि खेलना, मुझे बैडमिंटन खेलना या फुटबॉल खेलना और साथ में मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। तो जब मुझे लगता है कि जब मैं ये चीज़ मेरे पे हावी हो रही है तो मैं अपने आप को ब्रेक देता हूँ, लाइफ से ब्रेक दे के अपने आप को कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद हो। और मैं जाके मुझे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना पसंद है तो मैं फुटबॉल खेलूँगा, ताकि वो मेरा माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाए। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो बैलेंस करने का तरीका है, मेरे को लगता है ये डिसिप्लिन से आता है ज़िंदगी में। जब से मैंने देखा है कि मैंने अपने लाइफ में एक्सरसाइज को एक रेगुलर पार्ट बनाया है, एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाया है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो ये एक सिर्फ फिजिकल एक्टिव होने की बात नहीं है। इसका महत्व ये भी है कि आपको मेंटली भी आपको हेल्दी रखता है। तो मेरे लाइफ में हमेशा स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्सरसाइज एक जीवन का पार्ट रहा है, जिससे कारण मेरे को लगता है मैंने नेगेटिविटी को काफ़ी बेहतर तरीके से हैंडल किया है। क्योंकि जब भी मुझे ऐसे सिचुएशन में फेस करना पड़ता है तो मैं उस चीज़ के अंदर जाता नहीं हूँ, रादर देन मैं उस चीज़ को उससे एक ब्रेक लेके कुछ अपने आप को इस चीज़ फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर लेता हूँ, ताकि वो मुझे इन्वॉल्व नहीं, मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकूँ। और ये रिसर्च भी शो करता है कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, रोज आधी घंटा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसर्च किया है कि हफ्ते में बच्चों को कम से कम
रोज कम से कम 1 घंटा खेलना चाहिए। तो आपकी जो जो रोज की जो प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, आप उसको हैंडल करने में और बेहतर तरीके से आप हैंडल कर पाएंगे। तो या जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी आपके लिए अंदर से डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिलीज करता है, जो आपको ये नेगेटिविटी फाइट करने में हेल्प कर सकता है। तो अभी तक का जो हमारा इंटरव्यू रहा है काफ़ी मज़ेदार रहा है और मैं इस इंटरव्यू को अब यहाँ पे एंड करूँगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक फ़ाइनल मैसेज आपकी तरफ से मैं अपनी ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि आप एक फ़ाइनल मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को। मेरा ये मैसेज है, अगर आप बोलेंगे एजुकेशन पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, तो मैं कहूँगा कि बच्चों पे आप प्लीज़ दबाव नहीं डालें, उनको थोड़ा सा अपने अनुसार उनको ग्रो होने दें, उनको डेवलप होने दें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो एक पेड़ की तरह ही हैं। उनको आपके उस दबाव की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अपने अच्छा रास्ता ढूंढ लेंगे, बस आप उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें। और आज के यूथ और बच्चों के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि एंजॉय करो और स्पोर्ट्स खेलो, जो थोड़ा मतलब लाइफ को इतने सीरियसली मत लो, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें और कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जो लाइफ की जो खुशी है वो आपको छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलेगी। आपको जो फ्यूचर है वो कभी आप कहीं 20 साल बाद जाके आप खुश नहीं होंगे। आपको खुश आज में ही होना है, आपको प्रेजेंट में ही जीना है, आज ही में खुश होना है। आपको अपने आज को आप अपना अच्छा बनाए कितना, क्योंकि आप जो हमें कहा जाता है कहानी कि आप पढ़ लो तो आगे बढ़ जाओगे, खुश रहोगे 10 साल बाद 20 साल बाद, वो जबकि सच बात नहीं है। आपको खुश आज में ही रहना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप 6 घंटा टीवी देख के खुश रहें, कि आपको खुश रहने के लिए आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। कि आप 2 घंटा आधे घंटे का मन है पढ़ने का तो आधे घंटा ही पढ़ें। थोड़ा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को ध्यान रखें, जो भी चीज़ आपको पसंद है वही चीज़ करें। बस नेगेटिविटी का मतलब ये हो गया कि आप थोड़ा सा कि नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। नेगेटिविटी आप एक फेज होता है, तो आप किसी चीज़ से भी अपने आप को दबाए नहीं, आप अपनी बात को बिल्कुल खुल के हर जगह रखें। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो सर काफ़ी मज़ेदार ये इंटरव्यू रहा और मैं यहाँ पे एंड करता हूँ इस इंटरव्यू को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और इन फ्यूचर में यही उम्मीद करता हूँ कि कभी हम भी कुशल भैया के साथ यहाँ पे कभी कोई गेम खेले, फुटबॉल या क्रिकेट, कभी फील्ड पे ऐसा कोई मिले ऐसा मौका, तो कोरोना के बाद, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे मिले। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे इंटरव्यू लेने में कुशल सर का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो था। और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है भैया, कमेंट कर दो कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको क्या सीखने को मिला इनसे, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और इसी टाइप के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ हम लोग और भी एजुकेशनल कंटेंट और मोटिवेशनल कंटेंट यहाँ पर डालते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।